इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने सीपीसी के सेक्शन 94 और 95 के बारे में, ठीक है ना। और जो सेक्शन 94 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो रिलेटेड है आपका अनुपूरक कार्रवाइयाँ से, ठीक है। और सेक्शन 94 के अंतर्गत 5 पॉइंट बताए गए हैं, जिसके साथ हमको ऑर्डर 38, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 40 जो रिसीवर से संबंधित है इसको पढ़ना है साथ ही साथ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अनुपूरक कार्रवाई, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो ये अनुपूरक कार्रवाई होती क्या है? अनुपूरक कार्रवाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है कि न्यायालय का कार्य केवल न्याय करना ही नहीं, वरन न्याय भी देखना है कि न्याय के उद्देश्य विफल तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायालय अपना काम तो करेगा, लेकिन उसके अंडर जितने भी कोर्ट आते हैं, उसके अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं, वहाँ पर यह देखता है कि न्याय के उद्देश्य विफल तो नहीं हो रहे हैं, सही तरीके से न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखना न्यायालय की ड्यूटी होती है। तो उसी से रिलेटेड है आपका यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 94। सेक्शन 94 क्या बात करता है? अनुपूरक कार्रवाइयाँ। न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को विफल किया जाना निवारित करने के लिए अर्थात कि न्याय के उद्देश्य विफल ना हो, उसको रोकने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो, ठीक है ना। यहाँ पर ए नंबर क्या है? यहाँ पे 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतु दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए कि उसे अपने उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल सिविल केस में क्या होता है कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता उसके पहले गिरफ्तारी नहीं की जाती है किसी व्यक्ति की। यदि मान लीजिए कि यदि उसको गिरफ्तार करना है, किसी भी कोई ऐसी कंडीशन है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है कि प्रतिवादी को ऐसा सामान भेजा जाएगा, ठीक है, वारंट भेजा जाए, जो भी होगा, जिस आदेशिका के अधीन उसे गिरफ्तार किया जा सकता हो। यहाँ पर उस प्रतिवादी से हेतुक दर्शित करवाने के लिए, हेतुक मतलब उसके कारण दर्शित करवाने के लिए कि उससे प्रतिभूति क्यों नहीं लेनी चाहिए, ऐसा प्रतिवादी वहाँ पर स्पष्ट करे, ठीक है ना। प्रतिवादी ऐसा बताए कि वह प्रतिभूति क्यों नहीं देगा, ठीक है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, निकाल सकता है। और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ठीक है ना, तो प्रतिवादी से क्या किया जाएगा, प्रतिभूति मांगा जाएगा, जो भी सिक्योरिटी के रूप में, ताकि उसको उपस्थित करवाया जा सके किसी निश्चित तारीख को, ठीक है ना, न्यायालय के समक्ष। तो उसके लिए प्रतिभूति के लिए डिमांड की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। और यदि मान लीजिए जो प्रतिभूति लेना था उस प्रतिवादी से, यदि मान लीजिए वह असफल रहता है, ठीक है ना, या फिर व्यतिक्रम करता है, तो उसे सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, जिसको ऐसा बोला गया है प्रतिभूति देने के लिए, और वह प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करता है, चूक करता है, असफल रहता है, तो उसे सिविल कारागार में भी डाला जा सकता है। किसको? प्रतिवादी को। यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? प्रतिवादी के बारे में। तो ये है आपका ए नंबर का पॉइंट। इसके साथ अपने को क्या पढ़ना है? ऑर्डर 38, ठीक है ना। ऑर्डर 38 में क्या बताया गया है कि निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सिविल केस में नॉर्मली गिरफ्तारी नहीं होती निर्णय के पहले, ठीक है ना, और किसी भी संपत्ति की कुर्की नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर निर्णय के पहले भी गिरफ्तारी की जा सकती है सिविल केस में। तो उससे रिलेटेड है आपका ऑर्डर 38। तो यहाँ पर जो नियम फर्स्ट है, नियम फर्स्ट क्या कहता है आपका? उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आपको बताया गया है, जो ए नंबर का पॉइंट हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है यहाँ पर, कि यदि प्रतिवादी को क्या करना है, उपसंजाति होने के लिए अर्थात उपस्थित होने के लिए न्यायालय के समक्ष, वहाँ उससे प्रतिभूति की डिमांड कब की जा सकती है, अर्थात सिक्योरिटी की डिमांड कब की जा सकती है, ये बताएगा आपका नियम 1 में। तो जहाँ धारा 16 के खंड का से घ तक, अर्थात यहाँ पर जो सेक्शन 16 बताया गया है उसके अंतर्गत ए से लेकर डी तक में जितने भी निर्दिष्ट हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जितने भी प्रकार बताए गए हैं संपत्ति से संबंधित, तो वहाँ पर उससे भिन्न बाद, ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ पर सेक्शन 16 के का से लेकर घा तक उसको छोड़कर
इसके अलावा यदि कोई वाद है, ठीक है ना, तो उससे किसी भी प्रक्रम में अर्थात किसी भी स्टेज पर न्यायालय की शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि सेक्शन 16 क्या कहता है। तो सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी क्या कहता है कि वादों को वहाँ संचित किया जाना जहाँ पर विषय वस्तु स्थित है, ठीक है। तो इसके अंडर में, ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट कौन कौन से बताए गए हैं, स्थावर संपत्ति से रिलेटेड है, ठीक है ना। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी के लिए वाद संचित करना है तो उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट बताया गया है। फिर बी नंबर क्या है कि स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डिवाइड करने के लिए जो वाद संचित किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्व बंद वगैरह होगा, मोचन के लिए वाद हो गया, सी नंबर हो गया। इसके बाद डी नंबर क्या था कि स्थावर संपत्ति के अन्य अधिकार जो या फिर अन्य कोई हित हैं वहाँ पर उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को छोड़कर उससे अलग कोई वाद वहाँ पर किया गया है, ठीक है, संचित किया गया है, तब उसे किसी भी कार्यवाही के स्टेज पर न्यायालय के यदि किससे शपथ पत्र द्वारा या फिर अन्यथा यह समाधान हो जाता है, ठीक है ना, या फिर अन्य किसी भी प्रकार से यदि न्यायालय का ऐसा समाधान हो जाता है क्या कि इसमें पहला बताया गया कि प्रतिवादी वादी को विलंबित करने के, ठीक है ना, जो प्रतिवादी है वो वादी का क्या कर रहा है, विलंबित करने के उद्देश्य से अर्थात उसको लेट करने के लिए या फिर कोई देरी करने के उद्देश्य से या फिर न्यायालय की किसी आदेशिका से बचने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यदि न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश निकाला है तो उसके आदेशिका से बचने के लिए फरार हो जाता है या फिर कुछ भी कर देता है, ठीक है, या फिर किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित विलंबित करने के आशय से। अर्थात यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि यदि उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी डिक्री पारित की जाएगी, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा आदेश जारी किया जाएगा तो उसका क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि उसको बाधित करेगा, उसको एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, वहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। तो इस आधार से न्यायालय के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है, ठीक है ना, किसके लिए, या तो वादी को विलंबित करने के लिए या फिर किसी आदेशिका से बचने के लिए क्या हो गया कि न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है या फिर उन्हें छोड़ गया है। उसके बाद दूसरा है न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने ही वाला है या उन्हें छोड़ने ही वाला है अथवा अपनी संपत्ति को या उसके किसी भाग को व्ययित कर चुका है या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है, ठीक है ना। तो न्यायालय क्या समाधान हो रहा है, यदि शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है किसी वाद के किसी भी स्टेज पर, ठीक है ना, जो कंडीशन बताई थी उसको छोड़कर, ठीक है ना, सेक्शन 16 वाला। तो वहाँ पर यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, समाधान हो जाता है कि न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा क्या कर रहा है, वो छोड़ने वाला है, वहाँ से फरार होने वाला है प्रतिवादी, या फिर न्यायालय की स्थानीय सीमाओं को फरार होने ही वाला है, या तो छोड़ चुका है या तो छोड़ने ही वाला है, ठीक है ना, या फिर उसकी जो संपत्ति थी उसके प्रतिवादी के पास वो क्या कर रहा है, या फिर जिस संपत्ति के बारे में केस चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर चुका है, व्ययित कर चुका है। दैट मीन्स कि वह खर्च कर चुका है, बेच चुका है या फिर किसी को दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, वहाँ पर वारंट जारी कर सकता है उससे संबंधित। बी नंबर क्या है कि प्रतिवादी डिक्री के निष्पादन को विलंबित करने या बाधित करने के आशय से भारत छोड़ने वाला है। यहाँ पर सेम चीज़ बता दिया गया है, ठीक है ना। यदि भारत या फिर जो भारत छोड़ने वाला है प्रतिवादी उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, प्रतिभूति की डिमांड की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन जो बताई गई थी उसमें क्या कर सकता है न्यायालय, प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय समक्ष उसे लाए जाने के लिए कि वह हेतुक दर्शित करे कि उपसंजाति के लिए प्रतिभूति क्यों ना दे, वारंट निकाल सकेगा, ठीक है ना। तो प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए क्या कर सकता है न्यायालय, वारंट जारी कर सकता है। क्यों, क्योंकि वह जानना चाहता है कि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, प्रतिवादी भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, प्रतिभूति की डिमांड कर सकता है, सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है उपसंजाति के लिए, अर्थात उसको न्यायालय में नियत तारीख पर उपस्थित करवाने के लिए। परंतु यदि प्रतिवादी कोई ऐसी रकम जो वादी के दावे को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने के तौर पर वारंट में निर्दिष्ट है और उसी अधिकारी को जिसे वारंट निष्पादन के लिए न्यस्त किया गया है दे देता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वह राष्ट्रीय न्यायालय में निर्णय आने तक के लिए जमा कर दी जाएगी। यदि मान लीजिए जो वादी है वो 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है किससे, प्रतिवादी से, ठीक है ना। तो यदि जिसको वारंट न्यस्त किया गया है, मान लीजिए कोर्ट ने बी नाम के जो ऑफिसर था उसको वारंट जारी किया कि इसको क्या लाओ, गिरफ्तार करके लाओ,
और वारंट में क्या था कि 50 लाख रुपए तक की वहाँ पर उसमें रकम थी जो वादी ने उससे डिमांड की थी। तो यहाँ पर यदि प्रतिवादी जो है 50 लाख रुपए की जो राशि है उसमें गिरफ्तार करने वाले जो व्यक्ति थे, ऑफिसर था, ठीक है ना, जिस जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, यदि उसको दे देता है तो वहाँ पर न क्या करेगा, वो गिरफ्तारी से इसको छूट मिल जाएगी, इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जो राशि इसको दी जाएगी ऑफिसर को, ये कहाँ जमा करेगा, न्यायालय में जमा करेगा। कब तक के लिए, जब तक के लिए वो निर्णय नहीं आ जाता, उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी उसको नहीं की जाएगी। उसके बाद है नियम 4। नियम 4 क्या कहता है कि जहाँ प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि जो प्रतिवादी जिससे प्रतिभूति की डिमांड की गई है या फिर नई प्रतिभूति लाने में क्या कर रहा है, असफल रहता है, चूक करता है या व्यतिक्रम करता है, तो यहाँ वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगी, ये बताया गया आपका नियम 4 में। तो जहाँ प्रतिवादी नियम 2 और नियम 3 के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ उसे सिविल कारागार को तब तक के लिए सुपुर्द कर सकेगा जब तक कि वाद का विनिश्चय न हो जाए या प्रतिवादी के विरुद्ध पारित डिक्री तुष्ट न कर दी जाए। तो यहाँ पर हम बात करें कि यदि जो प्रतिवादी है, ठीक है ना, वो प्रतिभूति देने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है या फिर असफल रहता है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, नियम 2 और 3 के अधीन आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ पर प्रतिभूति वह नहीं देता है, तो उसे न्यायालय क्या कर सकता है, सिविल कारागार में डाल सकता है, ठीक है ना। कब तक के लिए, जब तक कि उस वाद का विनिश्चय न हो जाए, अर्थात उसका निर्णय ना आ जाए, या फिर जो कोई प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री थी, ठीक है ना, प्रतिवादी के विरुद्ध जो भी डिक्री पारित की गई थी न्यायालय के द्वारा, यदि उसको तुष्ट कर दी गई है तब तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज यदि तुष्ट नहीं की गई है, ठीक है ना, यदि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है उस डिक्री का, तब तक के लिए उसको कारागार में डाल सकेगा न्यायालय। अब यहाँ पे भी एक प्रोवाइजर दिया गया है, परंतु कारावास की किसी भी दशा में, ठीक है ना, 6 मास से अधिक नहीं होगी। अर्थात जो कारावास की अवधि होगी, यहाँ पर तो बोला गया है कि बाद का विनिश्चय जब तक ना हो जाए तब तक उसको क्या किया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बता दिया गया प्रोवाइजो में कि जो भी कारावास की अवधि होगी ये 6 माह से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और यदि वाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं है, ठीक है ना, तो मान लीजिए जो भी वादी है उसने क्या किया है, डिमांड किया है, पर तो वो 50 रुपये से कम की डिमांड किया है, ठीक है, तो यहाँ पर उसे 6 सप्ताह से अधिक कारागार में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई है प्रोवाइजो में कि 6 माह से अधिक नहीं होगा कारावास, और यदि वाद की विषय वस्तु की जो, ठीक है ना, जो वाद की विषय वस्तु है उसकी मूल्य कितनी है, 50 रुपये से कम है या फिर 50 रुपये तक है, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रतिवादी है उसको 6 सप्ताह तक ही उसमें कारागार में बंद किया जा सकता है। अदरवाइज इससे अधिक नहीं हो सकता वहाँ पर कारावास की अवधि, ठीक है, ये बताया गया आपका। उसके बाद है, बात करें सेक्शन 94 का बी पॉइंट। ए पॉइंट हमने देख लिया, 5 पॉइंट में 1 पॉइंट हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट हमारा है, प्रतिवादी को अपनी संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति को कुर्की आदिष्ट कर सकता है। अब न्यायालय क्या कर सकता है, जो प्रतिवादी है उसकी संपत्ति को कुर्की करने के लिए भी प्रतिभूति ले सकता है, ठीक है ना। यदि उसकी जो संपत्ति है उसको पेश करवाने के लिए प्रतिभूति ले सकता है कि जब भी न्यायालय क्या करेगा, तारीख नियत करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, प्रतिवादी अपनी जो संपत्ति है उसको पेश करे न्यायालय के समक्ष, या फिर जो भी संपत्ति है उसको कुर्की करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, आदिष्ट कर सकता है, ऐसा निर्देश दे सकता है, या फिर न्यायालय अपने नियंत्रणाधीन रखने के लिए, अर्थात जो भी संपत्ति है वाद की विषय वस्तु है उसको न्यायालय के समक्ष रखा जाए, ठीक है ना, न्यायालय के नियंत्रण में रखा जाए, वहाँ पर जमा किया जाए, ऐसा भी न्यायालय क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। इसके पहले ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, वहाँ पर क्या था कि प्रतिवादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रतिवादी की जो संपत्ति है जिसके बारे में केस चल रहा है उसको उपस्थित करने के लिए है, ठीक है ना। तो इसके साथ हमको क्या पढ़ना है, ऑर्डर 35 का रूल 5 से रूल 4 तक तो बताया गया प्रतिवादी के लिए, और यहाँ पर निर्णय से पहले क्या किया जाए, कुर्की से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें, संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकती है। जो हमने ऑर्डर 1 पढ़ा था, ऑर्डर 38 का रूल 1 पढ़ा था, वहाँ पे क्या था कि प्रतिवादी को पेश करने के लिए, ठीक है ना, प्रतिवादी को उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति की डिमांड कब की जा सकती है, लेकिन यहाँ संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति की डिमांड प्रतिवादी से कब की जा सकती है, ठीक है ना, ये बताया गया है यहाँ पर।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया कि जहाँ वाद के किसी भी प्रक्रम में, अर्थात वाद के किसी भी कार्यवाही के स्टेज में, ठीक है ना, जो वाद चल रहा है उससे किसी भी स्टेज पे किसी भी समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलंबित करने की आशय से, ठीक है ना। न्यायालय के यहाँ पर क्या समाधान हो जा रहा है कि जो प्रतिवादी है यदि उसके विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है तो वो निष्पादन में क्या करेगा, बाधित करेगा, या फिर देरी करने के आशय से अपनी पूरी संपत्ति या किसी भाग को बेअनित करने ही वाला है, ठीक है ना, या अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटाने ही वाला है, वहाँ न्यायालय प्रतिरोध की मांग कर सकता है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि यदि उसके विरुद्ध डिक्री पारित की जाएगी तो जो संपत्ति है उसकी, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, या बेअनित कर देगा या फिर बेअनित करने वाला है, ठीक है ना, या फिर स्थानीय अधिकारिता के भीतर जो भी संपत्ति है उसके क्या कर रहा है, उसको हटाने ही वाला है, ठीक है ना। हो सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको हटाने वाला है, तो न्यायालय क्या कर सकते हैं, न्यायालय वहाँ पर प्रतिभूत की डिमांड कर सकता है, ठीक है ना, किससे, प्रतिवादी से। उसके बाद है सी पॉइंट, सेक्शन 94 का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि अस्थायी व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा, अनुदत्त अर्थात अस्थायी व्यादेश जारी कर सकेगा, और अवज्ञा की दशा में, अर्थात यदि वो डिनाय करता है, वो कोई मना करता है, ऐसी आदेश उल्लंघन करता है, ठीक है ना, उस दशा में क्या होगा, उससे दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा और आदेश कर सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए। अब यहाँ पे क्या बताया गया, यदि न्यायालय जो है अस्थायी व्यादेश जारी करता है और यदि उसका कोई उल्लंघन करता है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में क्या किया गया था, अस्थायी व्यादेश जारी किया गया था, यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसे सिविल कारागार में सुपुर्द किया जा सकता है और उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क और विक्रय किया जा सकता है, ऐसा न्यायालय आदेश दे सकता है। और जो अस्थायी व्यादेश है वो कहाँ पर बताया गया आपका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37, वहाँ पे अस्थायी व्यादेश के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर 39 सीपीसी के ऑर्डर 39 में बताया गया अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश, ठीक है। इसके साथ हमको क्या पढ़ना है, ऑर्डर 39 जो 94 सी है, ठीक है ना, 94 का सी वाला पॉइंट, उसके साथ ऑर्डर 39 पढ़ना है जहाँ पे अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर अस्थायी आदेश का मतलब क्या है कि अस्थायी आदेश का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कुछ समय के लिए रोक देने का जो आदेश जारी किया जाता है उसको व्यादेश बोला जाता है, ठीक है ना। अस्थायी व्यादेश जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और अंतर्वर्ती आदेश, अंतर्वर्ती आदेश का मतलब क्या होता है, अंतर्वर्ती आदेश का मतलब होता है कि बाद के किसी भी जो बात चल रहा है उसके बीच में यदि कोई आदेश दिया जाता है न्यायालय के द्वारा तो उसको बोला जाता है अंतर्वर्ती आदेश। ये हो गया आपका अस्थायी और व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश। इसमें नियम फर्स्ट क्या बताया गया है, वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है, कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जहां पर अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, जहां वाद में शपथ पत्र या अन्य प्रकार से साबित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यदि शपथ पत्र के द्वारा या फिर किसी भी अन्य प्रकार से यह साबित कर दिया जाता है कि जो विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा या डिक्री के निष्पादन में सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यदि इसे साबित कर दिया जाता है विवादग्रस्त संपत्ति है, ठीक है ना, जिसके बारे में विवाद चल रहा है, तो उसको कोई पक्षकार क्या कर सकता है, उसका दुर्बयान करेगा। दुर्बयान का मतलब क्या होता है कि किसी भी गलत तरीके से उसका बयान कर देगा, बेच देगा या फिर किसी व्यक्ति को दे देगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या कर सकता है न्यायालय, अस्थायी आदेश उस संपत्ति के बारे में जारी कर सकेगा। उसके बाद है आपका बी नंबर का पॉइंट। यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित कर दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने या बेअनित करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो यहाँ पर जो प्रतिवादी है अपने लेनदारों को क्या कर रहा है, कपट वंचित करने की दृष्टि से, अर्थात कपट करने की दृष्टि से या फिर जो संपत्ति है उसको हटाने या बेअनित करने की धमकी देता है। किसको धमकी दी जा रही है यहाँ पर, जो प्रतिवादी है अपने लेनदारों को धमकी दे रहा है कि जो संपत्ति है वो क्या कर लेगा, उसको हटा लेगा। न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसी कंडीशन में अस्थायी आदेश जारी कर देगा ताकि उससे संबंधित जो संपत्ति है, विवादग्रस्त संपत्ति है, उससे संबंधित कोई कार्य ना किया जा सके। तो उसके बाद है सी नंबर, प्रतिवादी वादी को संपत्ति से बेकब्जा करने या वादी को संपत्ति के संबंध में क्षति करने की धमकी देता है। यदि जो प्रतिवादी है, ठीक है ना, उस संपत्ति से संबंधित क्या कर रहा है, वादी को बेकब्जा करने की धमकी दे रहा है या फिर उस संपत्ति के संबंध में कोई क्षति कारित करने की धमकी दे रहा है,
किसको, वादी को, किसके द्वारा दिया जा रहा है धमकी, ऐसी धमकी प्रतिवादी के द्वारा, तो वहाँ पर न्यायालय ऐसे कार्य को रोकने के लिए या अवरुद्ध करने के लिए अस्थायी आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 94 का डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट क्या कहता है, ये रिसीवर से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और संपत्ति की कुर्की तथा उसके विक्रय के लिए। तो यहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, जो विवादग्रस्त संपत्ति है उससे उसके लिए, ठीक है ना, उसको मैनेज करने के लिए, उसको जो कुर्की करने के लिए या फिर उसके विक्रय के लिए क्या कर सकता है न्यायालय, यहाँ पर रिसीवर नियुक्त कर सकता है जो उसका मैनेज करेगा, ठीक है ना, उस संपत्ति को मैनेज करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा, रिसीवर। और इस रिसीवर को न्यायालय के द्वारा क्या किया, इसका जो पारिश्रमिक होता है वो पक्षकारों के द्वारा दिलवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ हमको पढ़ना है ऑर्डर 40, ठीक है ना। ऑर्डर 40 में क्या बताया गया है, रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर नियम 1 क्या कहता है ऑर्डर 40 का, कि रिसीवर की नियुक्ति अगर जहाँ न्यायालय को यह न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है, ठीक है ना, न्यायालय को क्या जो न्याय संगत प्रतीत हो रहा है और सुविधापूर्ण, ऐसा लगता है कि हाँ इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, उस संपत्ति को मैनेज किया जा सकता है, तो वहाँ पर न्यायालय आदेश द्वारा क्या कर सकता है कि किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। जब डिक्री पारित की जाती है उसके पहले भी कर सकता है रिसीवर नियुक्त, या फिर डिक्री जब पारित हो गई है उसके पश्चात भी नियुक्त कर सकता है। किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा, ठीक है ना, ये कौन कर सकता है, रिसीवर। उसके बाद है उसे रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा और प्रबंध के सुपुर्द कर सकेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है उससे क्या कर सकता है, कब्जा ले सकता है, ठीक है ना, उसको कब्जे से हटा सकता है और उस कब्जे को किसको दे सकता है, रिसीवर को। यहाँ पर सी में क्या बताया गया है कि रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध के सुपुर्द कर सकता है। तो वहाँ से उस व्यक्ति के जो कब्जा है उससे लेकर रिसीवर के हाथ में दे दिया जाएगा। उसके बाद है संपत्ति के प्रबंध, संरक्षण और परिरक्षण और सुधार करने का लाभों का संग्रहण करने के लिए रिसीवर प्रदत्त कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो रिसीवर है वो क्या क्या काम करेगा, उस संपत्ति का मैनेज करेगा, ठीक है ना, प्रबंध करेगा, देखेगा क्या कैसे रहता है, उसका जो संरक्षण करेगा, परिरक्षण अर्थात जो भी मेंटेनेंस होगा वो कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें रिसीवर देखा, उसके कुछ सुधार करने है, ठीक है ना, उस संपत्ति में कुछ सुधार करना है तो उसके बारे में भी देखेगा। वहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको भी क्या करेगा, संग्रहण करेगा अर्थात इकट्ठे करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें कौन करेगा, रिसीवर करेगा। तो ये बताया गया आपका ऑर्डर 40 में। उसके बाद है नियम 5, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिसीवर, कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा, अर्थात कलेक्टर को भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कब, जब संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, संपत्ति ऐसी है जिसमें क्या किया जाता है, राजस्व दिया जाता है, उसका कर दिया जाता है और जिसके राजस्व का मोचन कर दिया गया है, ठीक है। तो और न्यायालय का विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि कलेक्टर के प्रबंध द्वारा ही होगी। तो वहाँ पर न्यायालय कलेक्टर को ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि यदि किसी भी संपत्ति का राजस्व दिया जा रहा है, ठीक है ना, सरकार को, तो वहाँ पर कलेक्टर जो होगा ये उसका मैनेज करता है, तो वहाँ पर उसको रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है सेक्शन 94 का। सेक्शन 94 का ई वाला पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे अंतर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो, ठीक है ना। ऊपर हमने देखा उस प्रतिवादी को उपसंजात होने के लिए प्रतिभूत की डिमांड कर सकता है, ठीक है ना, संपत्ति पेश करवाने के लिए डिमांड कर सकता है, अस्थायी भी आदेश दे सकता है, रिसीवर नियुक्त कर सकता है। उसके बाद यदि न्यायालय को ऐसा लगता है, ठीक है ना, कार्यवाही के बीच में, बात जब चल रहा है उसके बीच में यदि कोई उसको ऐसा लगता है कि न्याय संगत कोई या सुविधापूर्ण प्रतीत होता है कि कोई आदेश करना चाहिए, तो वहाँ पर भी आदेश कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथ में पढ़ना है आपका ऑर्डर 39 का रूल 6। यहाँ पे क्या बताया गया, अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति। अब यहाँ पे क्या है कि यदि बीच में ही किसी संपत्ति को क्या करना है, विक्रय करना है, तो उसके बारे में भी आदेश दे सकता है न्यायालय, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी संपत्ति होगी, तो यहाँ पर न्यायालय किसी भी ऐसे जंगम संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकती है जो निर्णय के पूर्व कुर्क की गई है और वह शीघ्र, प्रकृतीय, क्षयशील और विक्रय का आदेश कर सकती है। अब यहाँ पे सिंपल भाषा हम समझें तो यहाँ पर यदि कोई जंगम संपत्ति है और संपत्ति ऐसी है कि जो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आलू है, आलू का एक ट्रक पकड़ा गया,
अब वो बहुत दिन तक रह नहीं सकती, सड़ जाएगी, रखे रखे केस इतने लंबे चलेंगे। तो वहाँ पर क्या कर सकती है न्यायालय, निर्णय के पहले ही उस जो आलू का ट्रक पकड़ा गया उसको क्या करेगी, विक्रय का आदेश कर सकती है, तो कार्यवाही के बीच में ही। ये है आपका अंतरिम विक्रय का आदेश। उसके बाद है सेक्शन 95। ये तो आपका रहा सेक्शन 94 अभी तक चल रहा था, ठीक है ना, जहाँ पर हमने ऑर्डर 38, 39 और 40 के साथ इसको हमने पढ़ा। तो यहाँ पे है अब 95, इसी से रिलेटेड है आपका अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सेक्शन 94 में हमने ऊपर पढ़ा, जो व्यादेश अभिप्राप्त किया गया है, ठीक है ना, गिरफ्तारी के लिए जो वारंट जारी किया गया था, कुर्की की गई थी संपत्ति की, उसको क्या किया गया था, अपर्याप्त आधारों पर किया गया था। तो वहाँ पर जो प्रतिवादी है वो किसकी डिमांड कर सकता है, प्रतिकर की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जहाँ किसी वाद में धारा 94 के अधीन, ठीक है ना, सेक्शन 94 के अधीन कोई गिरफ्तारी कुर्की कर ली गई है या अस्थायी व्यादेश दिया गया है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कुर्की या व्यादेश के लिए आवेदन अपर्याप्त आधारों पर किया गया था, ठीक है ना। तो जो वहाँ पर आवेदन किया गया था इस चीज़ के लिए, किसके लिए, गिरफ्तारी कुर्की या फिर अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के लिए, और न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा आवेदन कैसे किया गया था, अपर्याप्त आधारों पर किया गया था, ठीक है ना, अथवा वादी का वाद असफल हो जाता है, अर्थात जिस वादी ने वाद संसित किया था और वह बाद में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, अर्थात वादी मान लीजिए जैसे ए है और बी, ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ए ने क्या वादी के जो प्रतिवादी है, ठीक है ना, बी, इसके अगेंस्ट में वाद संसित किया था और ये जो केस था वह हार जाता है, ठीक है ना, असफल हो जाता है उस केस में। तो वहाँ पर न्यायालय को प्रतीत होता है कि उसकी बात संचित किए जाने के लिए कोई युक्त या अधिसंभाव्य आधार नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यायालय को प्रतीत होता है कि जो बात संचित किया गया था वो युक्त उसका आधार नहीं था, इसे उसको प्रतिवादी को परेशान करने के लिए बात संचित किया गया था। तो वहाँ पर प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवेदन कौन कर रहा है, प्रतिवादी। क्यों, क्योंकि जो प्रतिवादी था उसको परेशानी हुई, किसके कारण, वादी के कारण। तो वहाँ पर न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर आदेश द्वारा 50,000 रुपये, ठीक है ना, 50,000 रुपये तक वादी के विरुद्ध निर्णित कर सकता है, अर्थात वादी को आदेश दे सकता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध उसने केस दायर किया था, उसको 50,000 रुपये तक क्या करे, जुर्म प्रतिकर के रूप में, या ठीक है ना, उसको संदाय करे, ऐसा आदेश दे सकता है न्यायालय। यहाँ पर सिर्फ 50,000 रुपये तक है, ठीक है ना, इससे कम भी दे सकता है लेकिन इससे ज़्यादा न्यायालय आदेश नहीं दे सकता है। तो ये है आपका सेक्शन 94 एंड 95 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना, आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए भी एंड LLB LLM के लिए भी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।